सभी को राधे राधे। आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक प्रकाश तरंग एवं मानव नेत्र से रेलवे में जितना भी सवाल पूछा गया है उसको कंप्लीट तो नहीं करेंगे, लेकिन पार्ट 2 के माध्यम से लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आज का पहला सवाल है 41 नंबर का था, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है इसमें, और इसमें आभासी प्रतिबिंब के साथ प्रतिबिंब भी छोटा बनता है, आभासी बनता है। उत्तल दर्पण का यूज साइड मिरर में किया जाता है और इसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। अगला सवाल है 42 नंबर, कहता है एक विमान दर्पण के लिए छवि है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आभासी और पार्श्व उल्टा। अगला सवाल है 43 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के 2 गुने के बराबर होती है। अच्छा, इसे समझते हैं। यहाँ देखिए, ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये जो बीच में है त्रिज्या हो जाएगा सेंटर, और सेंटर और पोल के बीच में एफ होता है। तो इसे कह सकते हैं कि फोकस दूरी जो है त्रिज्या के आधी है, या त्रिज्या को आर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आर बराबर जो आर होगा क्या हो जाएगा? ये आर हो जाएगा फोकस दूरी से 2 गुना। तो यहाँ हम लिख दिए हैं फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा? त्रिज्या के आधी हो जाएगा, और आर बराबर यानी त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? फोकस दूरी के 2 गुना त्रिज्या हो जाएगा, और त्रिज्या के आधा फोकस दूरी हो जाएगा। तो वही यहाँ आंसर दिया हुआ है कि वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के 2 गुने के बराबर होती है। अगला सवाल है 44 नंबर, कहता है एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, निर्मित होने वाली छवि होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आभासी और उल्टी। अगला सवाल है 45 नंबर, कहता है एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या आर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या आर दिया हुआ है, तो फोकस दूरी क्या होता है? वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, r/2। अगला सवाल है 46 नंबर, कहता है डैश को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण को अभिसरण कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अभिसारी कहा जाता है। अच्छा, अवतल दर्पण को क्या क्या चीज में प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण को गाड़ी के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, और क्या चीज में प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने वाला दर्पण में प्रयोग किया जाता है, ये मेकअप करने वाला दर्पण में प्रयोग किया जाता है। इन सभी का टॉर्च में प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है 47 नंबर, कहता है एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब। अगला सवाल है 48 नंबर, कहता है एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होता है उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। जो अंदर क्या कहता है? जो अंदर की तरफ धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और जो बाहर की ओर उठा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इंग्लिश में इसे अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर कहा जाता है, और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। अगला सवाल है 49 नंबर, कहता है किसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रियर व्यू मिरर। अच्छा, ऑप्शन डी में हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग। बाकी सभी में अवतल दर्पण का प्रयोग होगा, जैसे सेविंग मिरर हो गया, क्या है, डेस्टिस मिरर। अगला है वाहन हेडलाइट, तो हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग हो जाएगा, सेविंग मिरर में भी, और डेंटिस्ट का मिरर में भी। अगला सवाल है 50 नंबर, कहता है एक गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डैश कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्रुव यानी पोल। अगला सवाल है 51 नंबर, कहता है यदि किसी दर्पण का फोकल लंबाई 15 सेंटीमीटर है प्लस 15 सेंटीमीटर है तो क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। या फोकस को उत्तल दर्पण क्या होता है? धनात्मक होता है, तो यहाँ धनात्मक का चिन्ह दिया हुआ है, इसलिए आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अगला सवाल है 52 नंबर, कहता है किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार
क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अत्यधिक आवर्धित होता है। अगला सवाल है 53 नंबर, कहता है दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। f का मतलब फोकस दूरी होता है, v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी होता है और u का मतलब ऑब्जेक्ट का दूरी होता है, मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी को u कहा जाता है, प्रतिबिंब की दूरी को v कहा जाता है और फोकस दूरी को f कहा जाता है। अगला सवाल है 54 नंबर, कहता है गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का प्रकीर्णन। अच्छा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान भी नीला दिखाई देता है। और ऑप्शन ए में लिखा हुआ, ऑप्शन बी में क्या है? अपवर्तन। अपवर्तन के कारण क्या होता है? आसमान में तारा अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाता है। सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देते रहता है, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण ही ये पानी में मछली ऊपर दिखाई देता है और पानी में सिक्का भी उठा हुआ दिखाई देता है और पानी में छड़ी भी तिरछा दिखाई देता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अगला सवाल हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश का परावर्तन। अगला सवाल है 55 नंबर, कहता है जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोकस पर। अगला सवाल है 56 नंबर, कहता है जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी के बाद यानी सेंटर के बाद बनेगी। अगला सवाल है 57 नंबर, कहता है दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आभासी और बड़ा। अगला सवाल है 58 नंबर, कहता है वाहनों के हेडलाइट पे प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवतल दर्पण का। हेडलाइट पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है 59 नंबर, कहता है एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्रता केंद्र से परे किसी वस्तु पर। अगला सवाल है 60 नंबर, कहता है एक अवतल दर्पण सूर्य के सामने इस तरह से रखा गया है, सूर्य की किरणों का अभिसरण दर्पण के मुख्य अक्ष पर 5 सेंटीमीटर दूर बिंदु पर होता है। अब यदि 3 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती को दर्पण के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब से दूरी कितनी होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 सेंटीमीटर। अगला सवाल है 61 नंबर, कहता है जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी और ये एफ और सी के बीच में, यानी फोकस और सेंटर के बीच में होगा। अगला सवाल है 62 नंबर, कहता है यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, साइन आई बराबर साइन आर होता है। अगला सवाल है 63 नंबर, कहता है यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक और समान आकार का। अगला सवाल है 64 नंबर, कहता है डैश को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी कहा जाता है और अवतल दर्पण को अभिसारी कहा जाता है। अगला सवाल है 65 नंबर, कहता है उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई कितनी होती है? उत्तल दर्पण का फोकल लंबाई क्या होता है? ऋणात्मक होता है और अवतल दर्पण का फोकल लंबाई अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है। अगला सवाल है 66 नंबर, कहता है यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकल लंबाई कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3.1। देखिए, अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या यानी सी का मान दिया हुआ है और इसका फोकल लंबाई पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? तो फोकस बराबर क्या होता है? त्रिज्या के आधा होता है। फोकस क्या होता है? त्रिज्या के आधा। तो आप त्रिज्या से भागा दीजिएगा 2 में,
तो आंसर आ जाएगा 3.1। अगला सवाल है 67 नंबर, कहता है किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्रता केंद्र पर। अगला सवाल है 68 नंबर, कहता है एक वस्तु की उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें जिसकी फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर है, जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुनी हो जाए। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला लगाना है, जो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। f का मतलब फोकस दूरी होता है, u का मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी होता है, और v का मतलब प्रतिबिंब का दूरी होता है। तो फोकस दूरी दिया हुआ है 10, और क्या कह रहा है कि जो प्रतिबिंब का दूरी है ऑब्जेक्ट से 4 गुना है। तो ऑब्जेक्ट को x रखेंगे तो ये 4x हो जाएगा। जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका x का मान आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 69 नंबर, कहता है सी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकल बिंदु F पर रखे किसी बिंब के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा। अगला सवाल है 70 नंबर, कहता है किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चदर्शी दर्पण, मतलब पीछे देखने वाला दर्पण में अवतल लेंस का प्रयोग नहीं होता है, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। बाकी सभी में अवतल लेंस का प्रयोग होता है, जैसे सर्च लाइट हो गया, सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होगा, सौर भट्टी में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होगा, और गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होगा। अगला सवाल है 71 नंबर, कहता है यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी। अगला सवाल है 72 नंबर, कहता है एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वक्रता केंद्र पर। अगला सवाल है 73 नंबर, कहता है निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति का अनुपात क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगला सवाल है 74 नंबर, कहता है 20 सेंटीमीटर की वक्रता के त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण का फोकस लंबाई क्या हो जाएगा। तो फोकस लंबाई बराबर क्या होता है, फोकस लंबाई क्या होता है, त्रिज्या के आधा होता है। तो त्रिज्या दिया हुआ है तो इसे आधा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 75 नंबर, कहता है किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा अपवर्तन। अगला सवाल है 76 नंबर, कहता है 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है, प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, -2.4 सेंटीमीटर। अगला सवाल है 77 नंबर, कहता है एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है इसका उदाहरण है। आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला सवाल है 78 नंबर, कहता है रात के समय तारों का टिमटिमाना डैश के कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला सवाल है 79 नंबर, कहता है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है। आंसर हो जाएगा 1.003। और कहेगा हाँ, ये हो जाएगा वायु का अपवर्तनांक। और निर्वात में अपवर्तनांक कितना होता है, निर्वात का अपवर्तनांक 0 होता है, और पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 होता है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, और हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। अगला सवाल है 80 नंबर, कहता है पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल में रखने पर उसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतिबिंब होता है, इसका कारण क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का अपवर्तन। अगला सवाल है 81 नंबर, कहता है कि उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति की गणना करें। तो शक्ति मतलब P बराबर क्या होता है, 1/f। P बराबर क्या होता है, 1/f। P को शक्ति कहा जाता है और F को फोकस दूरी कहा जाता है, और शक्ति को किस में दर्शाते हैं, डायोप्टर में दर्शाते हैं।
तो P बराबर F का मान दिया हुआ है 50, F का मान क्या दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। तो जब ये डायोप्टर में दर्शाते हैं तो डायोप्टर हमेशा मीटर में होता है, और यहाँ दिया हुआ है फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो P का मान कितना हो जाएगा, ये 100 चला जाएगा 50 से, 50 दूनी 100, 2 बार में काटेंगे तो P का मान आ जाएगा 2 डायोप्टर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 82 नंबर। कहता है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा डैश हो जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉर्मल की ओर झुक जाता है। जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो वह नॉर्मल से दूर भागता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 83 नंबर। कहता है जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के डैश पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित आभासी और सीधा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, F1 और O के मध्य हो जाएगा। अगला सवाल है 84 नंबर। कहता है एक लेंस के डैश से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाशिक केंद्र। अगला सवाल है 85 नंबर। कहता आवर्धक शीशा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। अगला सवाल है 86 नंबर। कहता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के लगभग कितनी देरी होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 मिनट। अगला सवाल है 87 नंबर। कहता है हीरे का चमकना किसका योगदान नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा है कुल आंतरिक परावर्तन। कुल आंतरिक परावर्तन के कारण भी हीरा चमकता है, और उच्च अपवर्तनांक के कारण भी हीरा चमकता है, और बिखराव यानी डिस्पर्सन के कारण भी हीरा चमकता है। गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 88 नंबर। कहता है उत्तल लेंस की फोकल लंबाई कितनी होगी। तो उत्तल लेंस की फोकल लंबाई क्या होती है, ये उत्तल लेंस की फोकस लंबाई धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस लंबाई ऋणात्मक होती है। अगला सवाल है 89 नंबर। कहता है किस स्थिति में एक अभिलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपवर्तन और परावर्तन। दोनों कंडीशन में ऐसा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 90 नंबर। कहता है एक वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेखीय आवर्धन। अच्छा, ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी में क्या लिखा है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी हम उसका रिवीजन करवा चुके हैं। और ऑप्शन सी पर लिखा हुआ है प्रकाश का प्रथम नियम। प्रकाश का प्रथम नियम उसे कहा जाता है जब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है, उसे ही परावर्तन का प्रथम नियम कहा जाता है। तो आज तक यहीं तक करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।